Hey guys, today we are going to learn the methods for removing the problem of multicollinearity. आज के लेक्चर में हम मेथड्स करेंगे जिससे हम रिमूव कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से। सबसे पहले आपके पास डिफिकल्ट है कि मेजर करना किसी भी इक्वेशन में, रिग्रेशन इक्वेशन में मल्टीकोलिनियरिटी की एग्जिस्टेंस को। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स इकोनोमेट्रिशियंस ने सजेस्ट किए हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट मेथड है यूज ऑफ प्रियोरी इंफॉर्मेशन। एज अ नेम, आपको जो स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं, नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यूज ऑफ प्रियोरी इंफॉर्मेशन मीन्स जो प्योर मीन्स जो प्योर आपको पहले से ही गिवन है। A priori information is that information which is already existing. एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सपोज द रिग्रेशन मॉडल, आपके पास ये रिग्रेशन मॉडल है। ड्यू टू मल्टीकोलिनियरिटी, अगर मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेटेड द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू। मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इसलिए डिफिकल्ट है कि आप बीटा वन एंड बीटा टू को एस्टिमेट कर सको। अब क्या करना है, सपोज हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सपोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस एज, लाइक हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन है। बीटा वन किसके इक्वल है, इज इक्वल टू अनदर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के इक्वल है के इंटू बी टू। ठीक है, तो आप जब बीटा वन की वैल्यू के बी टू इसमें पुट करोगे, आप इस ये आपके पास रिग्रेशन मॉडल था, इसमें आपने के बीटा टू की वैल्यू को पुट किया, तो आपके पास ये वैल्यू बन रही है बीटा नॉट प्लस बीटा वन। यहाँ पे आपने बीटा वन की जगह पे क्या कर देना है, बीटा टू, के बीटा टू आपने पुट कर दिया। एंड नेक्स्ट आपके पास बीटा टू एक्स टू वाई प्लस यू आई आ गया। अब आप देखो इन दोनों में से आपके पास बीटा टू कॉमन आ रहा है, बीटा टू को आपने कॉमन निकाल लिया। आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, के इंटू एक्स वन आई प्लस एक्स टू आई प्लस यू आई। अब हमने क्या करना है, जो के एक्स आई जो हमारी ब्रैकेट में टर्म्स है उसको आपने अनदर पैरामीटर्स अज्यूम कर लेना है, पुट कर लेना है, एज अज्यूम कर लेना है। लेट वी टेक के एक्स वन आई प्लस टू एक्स टू आई इज इक्वल टू जेड आई। अब आपके पास वाई आई इज इक्वल टू क्या बन गया, बीटा नॉट प्लस बीटा टू जेड आई प्लस यू आई। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसमें क्या है, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई आई इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेड आई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या बन गई, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन भी आपके पास ऐसी ही होती है, वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस, आपके पास होता है ना अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। ठीक है, एक आपके पास इंटरसेप्ट टर्म होती है, एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आपके पास कफिशिएंट होता है बीटा जो स्लोप पैरामीटर्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, प्लस यू आई। यू आई का मतलब एरर टर्म और डिस्टर्बेंस टर्म। इसलिए ये एज इट इज आपके पास सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है। और यहाँ पे वाई आई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जेड आई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप इस पे OLS मेथड लगा सकते हो, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड टेक्निक्स वी कैन एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ बीटा टू। आप यहाँ से बीटा टू की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हो। आपके पास बीटा टू को वैल्यू को सॉल्व करने का जो प्रीवियस फॉर्मूला था उसी के बेस पे यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई और उसका समीशन अपॉन जो आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पे वाई आई आना है आपके पास, वाई आई का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना वो आपके नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा। हेंस फ्रॉम दिस मॉडल वी कैन फाइंड, इससे आप क्या कर सकते हो, आउट द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ, आप बीटा टू की वैल्यू जब सॉल्व करोगे पहले तो आपकी अपने आप में बीटा वन की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे जो बीटा टू की वैल्यू आएगी या बीटा वन की वैल्यू आएगी, जब इसमें पुट करोगे तो आपकी नेक्स्ट बीटा टू की भी वैल्यू आ जाएगी। तो आप इससे क्या सॉल्व कर सकते हो, हेंस फ्रॉम दिस मॉडल वी कैन फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू, देयरफॉर प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी इज रिमूव्ड। मींस मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या था कि आपके पास मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे,
और आपने इसमें सॉल्यूशन किया, आपने इसमें अपनी तरफ से कुछ जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनको अज्यूम कर लिया अनदर पैरामीटर्स के, और आपके पास एक रिग्रेशन इक्वेशन, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्म बन गई, जिसमें आप रिग्रेश ओएलएस एस्टिमेशन लगा सकते हो और उसकी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो। और इससे आपने क्या किया कि मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव करके दिखाया। नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल। इट्स सेम लाइक आपने प्रीवियस भी किया हुआ है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते जाते हो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हेट्रोकाडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, वो खत्म होती जाती है। ये सेम कंसेप्ट आपको हेट्रो में भी यूज कर सकते हो, मल्टीकोलिनियरिटी में भी यूज कर सकते हो। इन सर्टन केसेस इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सैंपल रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। जैसे जैसे साइज सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे जो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती जाएगी। इफ वी इंक्रीज द सैंपल ऑफ साइज देन द साइज ऑफ जो भी आपने सैंपल लिया है, यहाँ पे सैंपल मैंने क्या लिया है समीशन एक्स आई स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा लार्ज होता जाएगा। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिकली जो आपने सैंपल लिया है उसकी जो समीशन वैल्यू है, समीशन स्क्वायर वैल्यू है, वो लार्ज होती जाएगी। विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सैंपल द कोवेरियंस, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे सैंपल साइज वैसे ही उनके बीच में जो कोवेरियंस होंगे, जो उनका रिलेशन है उसके बीच में कोवेरियंस है अमंग द पैरामीटर्स गेट रिड्यूस, वो कम होता जाएगा। इट इज बिकॉज दीज कोवेरियंस आर, कोवेरियंस आपको एग्जैक्टली पहले से ही पता होता है, पता होगा होप्सो कि कोवेरियंस आर इनवर्सली रिलेटेड विद द सैंपल साइज, वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेट करते हैं जितना जो जो आपने अलग अलग सैंपल लिया है। ऑल्सो व्हेन समीशन एक्स आई बिकम्स लार्ज, जैसे जैसे समीशन एक्स आई लार्ज होता जाएगा मीन्स उसका जो वेरियंस है वो, जैसे जैसे आपको ये चीज मैंने उसमें भी बताई थी ब्लू प्रॉपर्टीज में जब आपने किया है, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते हो उसका जो वेरिएंस है वो रिड्यूस होता जाता है और 10 to 0 भी हो जाता है। जब इन केस आपका सैंपल बहुत ज्यादा इन्फिनिटी तक पहुंच जाए तो आपका जो वेरिएंस है वो 10 to 0 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जो भी सैंपल लिया है, यहाँ पे एक्स आई सैंपल लिया है, जैसे जैसे उसका सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे एक लार्ज अमाउंट तक जाते जाते उसका जो वेरिएंस है वो स्मॉल होता जाएगा। ठीक है। ऑल्सो व्हेन समीशन एक्स आई बिकम्स लार्ज the estimated values of variance beta 1 becomes smaller. Therefore, problems of multicollinearity will be solved. क्योंकि जहाँ पे आपका वेरिएंस ही 0 होता जाएगा मीन्स उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो रिमूव होती जाएगी, तो इट मीन्स वहां पे मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम अपने आप में ही सॉल्व हो जाएगी। होप्सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारे पास ड्रॉपिंग द कोलिनियर वेरिएबल। इट्स वेरी इजी और नेम से ही आपको क्लियर होगा। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब उसको छोड़ देना। ड्रॉपिंग द कोलिनियर वेरिएबल, कोलिनियर का मतलब होता है एक पॉइंट। ठीक है, एक लाइन पे बहुत सारे अगर पॉइंट दिए हुए हुए हैं उनको कोलिनियर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है ड्रॉपिंग द कोलिनियर वेरिएबल मीन्स एक वेरिएबल को छोड़ देना। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको करना है। आपने क्या किया, सबसे पहले लेट बी टेक एन रिग्रेशन इक्वेशन सेम एज इट इज। आपने एक रिग्रेशन इक्वेशन लेनी है जिसमें मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो मैंने ऐसी एग्जांपल ली है, रिग्रेशन इक्वेशन ली है वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस क्यू आई। इसमें क्या है आपके पास x1 एंड x2 आर कोरिलेटेड। ठीक है, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी अराइज हो रही है। लेट x1 इज मोर इम्पोर्टेंट। अब आप क्या करोगे, आपने इस मेथड को बताना है ना कि क्या इसमें इसकी स्पेशलिटी है और क्या इसकी प्रेफरेंसेस हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रेफरेंस उसको देते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वजह से जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपने अपनी तरफ से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें आप बता दो कि मेरे पास ये वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या लिया है, लेट x1 इज मोर इम्पोर्टेंट देन x2। x1 जो मेरा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है x2 के कंपैरेटिवली, सो ड्रॉप x2 फ्रॉम द मॉडल। तो मैंने x2 क्या कर रही हूँ, ड्रॉप कर रही हूँ, इस मॉडल से छोड़ रही हूँ। जब मैं x2 को ड्रॉप कर दूंगी तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और मेरे पास रेजिडुअल टर्म्स क्या रह जाएंगी, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस यू आई। अब आप इसको देखो तो ये सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन बन गई जिसमें एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो सेम ओएलएस मेथड लगा के। आप बीटा 1 की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। बीटा 1 में आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग आपने बीटा 1 की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो।
therefore the problems of multicollinearity will be solved. इस वे से multicollinearity solve हो सकती है. But जो dropping collinear variable method, इट इज नॉट अ गुड मेथड. आपको भी ये चीज पता लग रही है कि ये एक अच्छा मतलब गुड मेथड नहीं है, एक अप्रोप्रिएट और गुड रिजल्ट्स नहीं देता समटाइम्स. क्योंकि देखो कई बार हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि अगर कोई हम सेंसस या कोई चीज एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हम कुछ फैक्टर्स उसको हम नॉन इम्पॉर्टेंट मान के उसको छोड़ देंगे और अनदर जो फैक्टर्स हैं उनको उनके बेस पे अपनी रिसर्च करेंगे, तो वो रिसर्च आपकी अनसाइंटिफिक बन सकती है. इसलिए ये लिटिल बिट यूज होता है ड्रॉपिंग द कोलिनियर वेरिएबल मेथड. आई थिंक इट मे नॉट बी अ गुड आइडिया. ठीक है, अगर आप किसी फैक्टर को ड्रॉप कर रहे हो और अनदर फैक्टर को इंपॉर्टेंट मान के उसको सॉल्व कर रहे हो, इट्स नॉट अ गुड मेथड. नेक्स्ट है आपके पास इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल इक्वेशन इन द मॉडल. ये भी सिंपल सा मेथड है. जैसे the problem of multicollinearity may be reduced by introducing an additional equation in the model. मल्टीकुलिनियरिटी की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है जब हम कोई एडिशनल इक्वेशन अपने मॉडल में ऐड कर लेते हैं. अगर प्रैक्टिकली देखो आपके पास एक रिग्रेशन इक्वेशन है, ऐसे ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन है, ऐसे ही सेम इसके अकॉर्डिंग भी आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस एन एडिशनल इक्वेशन. इसमें एक अनदर इक्वेशन इंट्रोड्यूस करनी है in the model. This addition, जब आप addition make करते हो, makes a single equation model to simultaneously equation model. तो ये एक single equation model से simultaneously equation model में convert हो जाती है. The reduced form method can be applied to avoid the problem of multicollinearity. और इसमें जो reduced method apply करते हो आप, जिसमें आप x1 x2 जो भी आपके पास independent variables होंगे उनको रिड्यूस करके उनकी वैल्यूज एक की वैल्यू से दूसरी की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपकी जो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है. नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस मेथड. डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, डिफरेंस नेम से ही क्लियर है, डिफरेंस का मतलब उसमें सब्ट्रैक्शन का काम हो. सपोज वी हैव एन इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है सेम एज इट इज. आपने रिग्रेशन इक्वेशन लेनी है, मैंने इसमें टी लिया है. ठीक है, टी इज पैरामीटर यूज किया है. वाई टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 टी प्लस बीटा 2 x2 टी प्लस यू टी. ठीक है, तो इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को, तो मेरे पास क्या आ गया, वाई टी माइनस वन. साथ साथ में सब्ट्रैक्ट करो अल्फा माइनस अल्फा तो क्या हो जाएगा 0. ठीक है, इसको मैंने नहीं मेंशन किया. बीटा 1 x1 टी माइनस बीटा 1 x1 टी माइनस 1 प्लस बीटा 2 x2 टी माइनस बीटा 2 x2 टी माइनस 1 प्लस यू टी माइनस वन. ये चीज आ जाएगी. और यहाँ पे जो भी आपके पास शो हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंज शो हो रहा है, चेंज को आप डेल्टा से डिनोट कर सकते हो. ठीक है, आपके पास एक फर्स्ट टर्म उसकी प्रीवियस टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास क्या बन रहा है, डेल्टा वाई टी, इसको एज इट इज लिख सकते हो. यहाँ पे बीटा 1 डेल्टा x1 टी प्लस बीटा 2 x डेल्टा x2 टी प्लस डेल्टा यू टी. तो इसका मतलब क्या है, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा नॉट भी था पहले, या अल्फा जिसको बोला गया है. बाय ओएलएस वी कैन एस्टिमेट द पैरामीटर्स. ओएलएस मेथड लगाओगे तो आप बीटा 1 भी सॉल्व कर सकते हो, बीटा 2 भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज डेल्टा x1 टी एंड डेल्टा x2 टी आर नॉट स्ट्रांगली कोरिलेटेड. क्योंकि इनके अलग अलग अपनी अपनी वैल्यूज हैं, तो ये आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे. देयरफॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी गेट सॉल्व. इस वे से आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो मल्टीकोलिनियरिटी की. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पे हमने 5 मेथड्स किए हैं जिससे आपको क्लियर है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को. होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, आपको सारे समझ आ गए होंगे कि हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिससे हम मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय.